सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। साथियों, आज की इस छठे वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज इस छठे वीडियो में है आपको जो भाग ए की यूनिट नंबर 3 है और उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद, उसके बारे में क्विक रिवीजन कराऊंगा और जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बनते हैं इसे यूनिट्स हैं उससे भी आपको रूबरू कराऊंगा और उनका आंसर जानने की हम कोशिश भी करेंगे। किस प्रकार आंसर दे, कैसे प्रश्न बनेंगे, वो हम इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। साथियों, ये जो यूनिट है वो 10 अंकों की है और इन 10 अंकों में एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। तो हम ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बात करें तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एक एक नंबर के 10 प्रश्न आने वाले हैं। तो वो ऐसे प्रश्न हो सकते हैं अवबोध पर आधारित हैं। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार मैंने ये सारे प्रश्न बनाए हैं, आप इसको पास करके देख सकते हैं। अवबोध पर आधारित ही 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो वो भी इसी तरह के प्रश्न हो सकते हैं। चर्चा करेंगे हम इस पे और मेरा मानना है कि ये सारे जो प्रश्न है इसे पूरी यूनिट को है कवर करेंगे और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, टोटल 10 नंबर का होगा। तो ये भी ज्ञानोपयोग यानी जो आपने सीखा है उसका व्यवहारिक स्थिति में कैसे उपयोग किया जाए उस पर आधारित होने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है, इनकी हम आंसर जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने चैप्टर उदारवाद की ओर। तो उदारवाद से कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। उदारवाद की आर्थिक क्षेत्र की प्रमुख मांग क्या थी, कौन सी विचारधारा राज्य को आवश्यक बुराई मानती है, और उदारवाद, आधुनिक उदारवाद और परंपरागत उदारवाद में है एक अंतर बताना था। तो ये छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन है। इसके अलावा हम देखते हैं कि 2 बड़े क्वेश्चन भी 2-2 अंकों के भी आधुनिक उदारवाद, परंपरागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद में 2 अंतर हैं, वो हमने लिए हैं। और इसके अलावा आधुनिक उदारवाद ये मार्क्सवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इस पर हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हम देखते हैं उदारवाद मूलतः पूंजीवाद का पोषण करने वाली ये विचारधारा है। ये 4 नंबर का यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो हम चलते हैं अपने उस यूनिट की ओर जहां से हम इसका है इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथियों, यूनिट को स्टार्ट करने से मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि YouTube पर ऐसे बहुत सारे जो चैनल्स हैं जिनके माध्यम से आपको ये भ्रमित किया जाता है कि ये प्रश्न आएंगे, ये मॉडल पेपर है, पेपर लीक हो गया है, पेपर आउट हो गया है। तो ऐसे प्रश्नों पर आप बिल्कुल नहीं जाए, ऐसे प्रश्नों पर आप बिल्कुल नहीं जाए, क्योंकि वो आपको केवल भ्रमित कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो हम चलते हैं अपने जो मुख्य वीडियो की ओर। तो साथियों, उदारवाद है एक अवधारणा है जो कि मध्य युगीन की जो काफी महत्वपूर्ण अवधारणा रही, उसने पूरा है सिस्टम में चेंज किया था। तो ये अंग्रेज लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र या मुक्ति। तो इसमें ये एक ऐसी अवधारणा है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत ज्यादा बल दिया गया था और राज्य से ये आशा की गई कि वो कम से कम कार्य करे। तो इसकी जो मूल अवधारणा ये, अगर आपसे पूछ ले उदारवाद की क्या विशेषताएं हैं तो आप कहेंगे इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत ज्यादा बल दिया गया था और राज्य से ये कहा गया कि आप कम से कम कार्य करें, न्यूनतम कार्य करें, राज्य सीमित रहे, राज्य का हस्तक्षेप नहीं करे, ऐसी बातें थी। तो हम बात करें सबसे पहले कि उदारवाद उत्पत्ति कैसे हुई। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, उदारवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, अवबोधात्मक प्रश्न बन सकते हैं। तो उसके 2-3 कारण आपको जरूर याद रखने हैं कि मध्यकाल में सामंतवाद था, उसका पतन हो गया, निरंकुशवाद के विरुद्ध भी एक प्रतिक्रिया थी, पुनर्जागरण आंदोलन ये बहुत काफी था, महत्वपूर्ण रहा उसने उदारवाद को जन्म देने में, उस धर्म सुधार आंदोलन भी चला था और औद्योगिक क्रांति हुई और पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ था। इन सभी कारणों से है उदारवाद की उत्पत्ति हुई थी। उदारवाद की विकास की बात करें तो विकास में जो यूरोप की 2 महान क्रांतियां थी, एक पुनर्जागरण और दूसरा धर्म सुधार आंदोलन, इसने उदारवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उदारवाद की हम बात करें तो उदारवाद है शुरुआत है औद्योगिकरण से हुई थी। औद्योगिकरण की शुरुआत हम देखें कहाँ से हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी। तो उसके दृष्टि से हम देखें उदारवाद का विकास भी इंग्लैंड से ही शुरू हो गया। और उदारवाद ने जो सबसे पहला जो परंपरागत उदारवाद था उसने पूंजीपति वर्ग का पक्ष लिया, परंतु जैसे ही मार्क्सवाद का जन्म हुआ और उसके बाद में वो लोग गरीबों के हितों की बात भी करने लगा। आज हम देखते हैं कि सरकारें हैं वो गरीबों के हितों की बातें करती हैं, तो वो मार्क्सवाद के भय के कारण ये उदारवाद में ये नया परिवर्तन है। उदारवाद का हम बात करें तो 2 अवधारणा है, परंपरागत उदारवाद, दूसरा है आधुनिक उदारवाद। परंपरागत अवधारणा है
उसकी जो प्रवर्तक है जॉन लॉक था, और आधुनिक जो अवधारणा थी उदारवाद की उसको है जेएस मिल ने सकारात्मक स्वरूप प्रदान किया था। तो ये इसका विकास का क्रम था। उसमें विकास के क्रम में हम देखें 3 क्रांतियां हुई थी इंग्लैंड यूरोप की जो महत्वपूर्ण थी। यूरोप की आप बात करें पूरे संपूर्ण विश्व की, तो 1688 की इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी उसने क्या किया था, व्यक्तिवाद पर बल दिया था, इसने भी उदारवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर 1776 की जो अमेरिका की स्वतंत्रता की जो क्रांति थी उसमें अधिकारों पर बल दिया गया था। तो ये उदारवाद का महत्वपूर्ण विशेषता है। उदारवाद व्यक्तिवाद पर बल देता है, अधिकारों पर बल देता है, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व पर बल देता है। ये जो स्वतंत्रता समानता बंधुत्व है ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, और फ्रांसीसी क्रांति में इस पर भी जोर दिया जाता था। तो ये उदारवाद की विशेषताएं हैं। हम देखते हैं उदारवाद की विशेषताएं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, उदारवाद की विशेषता पूछ सकते हैं कि आप उदारवाद की विशेषता लिखिए, प्रकृति लिखिए, सिद्धांत लिखिए, तत्व लिखिए। तो आपको घबराना नहीं है, ये सारे एक ही हैं, ये सारे एक ही चीजें हैं। तो आपको इन पे जो है अपनी बात लिख सकते हैं। सबसे पहले उदारवाद की कि उदारवाद जो लोग थे वो व्यक्ति के विवेक में विश्वास करते थे कि व्यक्ति अच्छा है। दूसरा कि वो राज्य की उत्पत्ति कारण क्या मानते थे कि सहमति के, लोगों की सहमति से ही राज्य उत्पन्न हुआ है। लोगों ने अपने अधिकार राज्य को अपनी मर्जी से दिया था, और वो मर्जी से दिए थे तो वो किस मर्जी थी, सहमति किस पर आधारित थी, समझौते पर आधारित थी। लोगों ने और राज्य ने आपस में समझौता किया, लोगों ने अपने अधिकार राज्य को दे दिए और राज्य ने कहा कि वो आपकी रक्षा करेगा, आपके विकास के लिए कार्य करेगा। तो ये दो आपसी सहमति से हैं, दोनों ने राज्य का निर्माण हुआ है। फिर हम देखें उदारवादी है वो कानून को सर्वोच्च मानते हैं कि जो राज्य द्वारा बनाए गए कानून है वो क्या है, सर्वोच्च हैं। सीमित सरकार में विश्वास रखते हैं, कहते हैं कि राज्य कम से कम कार्य करे, कि जो सरकार सबसे कम काम करेगी, लोगों के हितों कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, वही अच्छी सरकार है। स्वतंत्रता में विश्वास, ये स्वतंत्रता में विश्वास करने वाली है, और स्वतंत्रता में ये बात होती है कि हस्तक्षेप नहीं हो। हमने पढ़ा था स्वतंत्रता वाला में कि हस्तक्षेप नहीं करे, राज्य कम से कम हस्तक्षेप करेगा तो अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त होगी। आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता, हमारा एक प्रश्न भी था कि उदारवादी कौन सी विचारधारा है या उदारवाद है आर्थिक क्षेत्र में किस तरह की स्वतंत्रता की पक्षधर थी, तो या उसकी क्या विचारधारा थी। तो उदारवाद है मुक्त बाजार व्यवस्था पर बल देते हुए कह रहा है आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो आर्थिक क्षेत्र में क्या मांग थी उदारवाद की कि आर्थिक क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, यानी व्यापार वाणिज्य व उद्योग की स्थापना में कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, और जो भी ये लोग हैं चाहे उद्योगपति संपत्ति का अर्जन करे उन पर किसी तरह की टोका टोकी नहीं हो। तो आर्थिक क्षेत्र की जो पूर्ण मांग थी वो क्या थी कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को पूर्णतः स्वतंत्रता दी जाए, ये आर्थिक क्षेत्र की मांग थी। और इसके अलावा हम बात करें कि उदारवादी जो है परंपरा है व्यवस्था है उसने प्राकृतिक अधिकारों के बाद में अधिकारों के बारे में क्या कहा था कि उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया। और प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से थे आपको ये ध्यान रखना है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, 3 प्राकृतिक अधिकार थे जो जॉन लॉक ने इसकी वकालत की थी। तो ये परंपरागत उदारवादी जो विचारक हैं वो, या हम बात करें उदारवादी जो लोग हैं वो इनका समर्थन करते हैं। तो ये उदारवाद के बारे में थी। हम यहाँ से एक एक नंबर के छोटे छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं, कैसे कि उदारवादी है किस प्रकार की सरकार का समर्थन करते हैं, तो सीमित सरकार का। और उदारवादी कानून के संबंध में क्या विचारधारा रखते हैं कि वो कहते हैं कानून सर्वोच्च हैं, ठीक है। तो या स्वतंत्रता के संबंध में उदारवादी लोगों के क्या विचार हैं, तो वो कहते हैं कि पूर्णतः स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अधिकतम स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये उदारवादों की जो परंपरागत। अब देखते हैं उदारवाद के जो प्रकार हैं, ये विशेषताएं थी, ओवरऑल उदारवाद की विशेषताएं थी। अब उदारवाद के हम देखते हैं 2 प्रकार हैं, एक परंपरागत उदारवाद है और दूसरा है आधुनिक उदारवाद। तो दोनों की हम विशेषता पढ़ेंगे और उससे हम जानेंगे कि आखिर ये क्या है। तो हम सबसे पहले देखें कि परंपरागत उदारवाद की जो है वो समर्थक कौन है, ये आपको ध्यान रखना है, पढ़ना अच्छी तरह से। लॉक है, हॉब्स है, ह्यूम है, स्मिथ है, स्पेंसर, टॉमस पेन है, अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति है, फ्रेंच क्रांति है, ये सभी परंपरागत उदारवाद की जो समर्थक हैं। अब देखिए इसकी विशेषताएं, तो विशेषताएं आप है इनमें से 2 विशेषता आप बिल्कुल जरूर याद कर ले परंपरागत उदारवाद की विशेषताएं। तो व्यक्तिवाद पर बल देता था, मनुष्य को अच्छा मानता था, ये दार्शनिक आधार हो गया। राजनीतिक आधार पर देखें तो उन्होंने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति है समझौते से हुई है और कानून सर्वोच्च है, राज्य आवश्यक बुराई है।
तो ये आ गया प्रश्न। ये प्रश्न पूछा गया कि कौन सी विचारधारा राज्य को आवश्यक बुराई मानती थी, तो ये परंपरागत अवधारणा है, उदारवाद है, वो राज्य को आवश्यक बुराई मानती थी। हमारा क्वेश्चन था नहीं, वन लाइनर, 1 नंबर का क्वेश्चन कि कौन सी अवधारणा है राज्य को आवश्यक बुराई मानती है, तो ये परंपरागत उदारवाद है। आधुनिक उदारवाद राज्य को सकारात्मक अच्छाई मानती थी या आवश्यक अच्छाई मानती थी, ठीक है। आवश्यक बुराई कौन मानती है, आवश्यक बुराई मानती है परंपरागत उदारवाद। सामाजिक आधार पर भी आप इसको छोड़ दें। आर्थिक आधार पर हमने देखा प्रश्न था कि उदारवाद की आर्थिक आधार पर क्या मांग थी, तो उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार का समर्थन। आर्थिक आधार पर मुक्त व्यापार का समर्थन की बात की। पूंजीवादी व्यवस्था का भी वो समर्थन करता था, निजी संपत्ति का वकालत करते थे और राज्य के हस्तक्षेप और नियंत्रण का विरोध करते थे कि आर्थिक क्षेत्र में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आर्थिक क्षेत्र की जो प्रमुख मांगे यही हैं कि मुक्त व्यापार हो, उद्योग स्थापित करें, व्यापार स्थापित करें, उसमें किसी तरह की टोका टोकी नहीं हो, पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन किया जाए, लोग जो निजी संपत्ति को बनाते हैं, जो निजी संपत्ति स्थापित करते हैं, अधिक से अधिक धन कमाते हैं, उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगे और राज्य का हस्तक्षेप नहीं हो। आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं हो, नियंत्रण बिल्कुल नहीं हो। ये आर्थिक क्षेत्र में मांग थी उदारवादियों की। अब देखते हैं उदारवाद की आलोचना कैसे हुई। तो आलोचना पर भी छोटा प्रश्न बन सकता है कि आलोचना पर है, आप बात कीजिए। तो हम देखें परंपरागत उदारवाद की आलोचना के कारण क्या थे। तो ये क्या करते थे, अत्यधिक स्वतंत्रता और खुलापन पर बल देते थे कि बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता देते तो उससे तो है सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, व्यक्ति मनमानी करने लगेंगे। और सीमित राज्य की कल्पना की राज्य कम से कम कार्य करे तो उसे जन कल्याण के कार्य राज्य कर नहीं पाएगा। पूंजीपतियों पर ये बल देता था, इसलिए मजदूरों की वगैरह किसानों की कोई बात ही नहीं हो रही थी। मुक्त व्यापार के समर्थन से क्या हो गया, बाजार में फिर है लोग पैसे कमाने के होड़ में लग जाएंगे, लोगों को लूटने लगेंगे, वस्तुओं की कीमतें अधिक से अधिक बढ़ा देंगे और राज्य की हस्तक्षेपी और अनियंत्रण की नीति से अव्यवस्था का माहौल बन जाएगा। जब राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, नियंत्रण नहीं करेगा, तो बाजारों में या सामाजिक व्यवस्था में सभी जगह क्या हो जाएगा, अव्यवस्था का माहौल बन जाएगा। इस कारण परंपरागत उदारवाद की आलोचना हुई। आधुनिक उदारवाद हम देखें, आधुनिक उदारवाद जिसको हम सकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं, तो उसका जन्म हुआ कैसे। तो यहां से एक प्रश्न आया था कि आधुनिक उदारवाद मार्क्सवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। मैंने ये प्रश्न डाला है महत्वपूर्ण प्रश्नों में, आधुनिक उदारवाद मार्क्सवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, समझिए तो कैसे। तो उसका कारण क्या था कि परंपरागत उदारवाद की अवधारणा ने पूंजीवाद को पोषित किया था, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया था, मुक्त अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया था, जिसके कारण समाज में 2 वर्ग बन गए थे, एक पूंजीपति वर्ग, दूसरा मजदूर वर्ग। और उसके कारण से क्या हुआ, पूंजीपति लोग है वो धनी होते गए, अमीर होते गए और मजदूर है और ज्यादा गरीब होता गया, जिसके कारण है फिर मार्क्सवाद का उदय हुआ। किसके कारण है, उसके कारण मार्क्सवाद का और साम्यवाद का उदय हुआ। और मार्क्सवाद और साम्यवाद ने क्या कहा कि पूंजीपतियों को उखाड़ फेंको, राज्य को उखाड़ फेंको। तो उससे डर के और इस मार्क्सवाद का इतना बड़ा भय हुआ कि सारी विश्व की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उन्होंने अपने अंदर आमूलचूल परिवर्तन कर लिया। तो इन 2 विचारधाराओं, एक मार्क्सवाद दूसरा साम्यवाद, दोनों विचारधाराओं से अपने अस्तित्व पर आए संकट के कारण है उदारवाद, परंपरागत उदारवाद जो पहले था उसने अपना चोला बदल दिया। और चोला बदल कर क्या कौन सा स्वरूप धारण कर दिया, लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप धारण कर लिया। और क्या क्या बातें थी वो हम यहाँ पढ़ेंगे कि जो मार्क्सवाद में था उसके अकॉर्डिंग या उससे कुछ अच्छा करने का प्रयास किया, तो वो मार्क्सवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया हो गई। तो उन्होंने क्या किया, कल्याण का राज्य का समर्थन किया और निजी संपत्ति पर अंकुश लगाने की बात की कि जो निजी संपत्ति है वो अथाह रूप से नहीं कमा सकते, पूंजीपतियों पर टैक्स लगाने की बात की। तो ये प्रतिक्रिया थी, ये मार्क्सवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। उदारवाद के हम समर्थक देखें, इसके आधुनिक उदारवाद के अगर हम समर्थक देखें तो T.H. ग्रीन, लास्की, मैकाइवर, हॉबाउस थे। और इसको जो सकारात्मक उदारवाद के रूप में प्रस्तुत किसने किया था, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। तो हम इसमें उस प्रश्न में कुछ ये बिंदु भी डाल सकते हैं कि उन्होंने कल्याणकारी राज्य पर बल दिया, मार्क्सवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, उसमें हम बिंदु डाल सकते हैं कि इसने कल्याणकारी राज्य पर क्या दिया, बल दिया और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल दिया। इसके अलावा आप कुछ जो बिंदु और डालें कि वर्ग सामंजस्य पर बल दिया। मार्क्सवाद में क्या था कि वर्ग संघर्ष पर बल था और इसने क्या किया, वर्ग सामंजस्य पर बल दिया। शांतिपूर्ण, सुधारवादी और कर्मिक परिवर्तन पर बल दिया, जबकि मार्क्सवाद क्या था,
तत्काल परिवर्तन चाहता था, तात्कालिक परिवर्तन चाहता था, अचानक परिवर्तन किए, आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाए। परंतु ये उदारवाद क्या था कि मार्क्सवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया रूप में उन्होंने कहा कि सारे क्या होना, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, उदारवादी सुधारवादी होना चाहिए और कर्मिक परिवर्तन होना चाहिए। इसके अलावा उसने मुक्त अर्थव्यवस्था के स्थान पर नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर भी बल देने की बात की। संपत्ति के अधिकार को सीमित करने पर भी बल दिया। विकास और वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में बल दिया। स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों पर बल दिया। व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया कि जो गरीब लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो उनकी पूर्ति करवाई जाए, यानी लोक कल्याणकारी स्वरूप। राज्य जो सब्सिडी देता है या राज्य आरक्षण देता है या राज्य गरीब लोगों को अनाज वगैरह उपलब्ध कराता है, ये सारी बातें हैं वो आधुनिक उदारवाद का ही है। पूंजीपतियों पर कर लगाने की बात और सबसे महत्वपूर्ण की उसने लोकतंत्र और समाजवाद को मिलाने की बात की थी। साम्यवाद में केवल ये समाजवाद था और समाजवाद भी एक अलग तरह का समाजवाद था, परंतु आधुनिक उदारवाद ने क्या किया, उस समाजवाद में परिवर्तन किया और उसमें लोकतंत्र मिलाकर लोकतांत्रिक समाजवाद है वो स्थापित किया। तो उसका ये हो गया। आधुनिक उदारवाद की आलोचना की बात करें तो आलोचना आप देख सकते हैं कि आधुनिक उदारवाद की आलोचना कैसे है कि हम ये प्रश्न मैंने एक 4 नंबर का डाला है कि उदारवाद है वो पूंजीपति वर्ग का ही दर्शन है। समझाइए कैसे। तो उदारवाद का जो मूल स्वरूप क्या था, वो पूंजीवादी दर्शन का था। जो हम देखते हैं परंपरागत उदारवाद का जन्म हुआ था वो पूंजीपतियों को समर्थन देने के लिए हुआ था। पूंजीपतियों को समर्थन देता था, मुक्त अर्थव्यवस्था पर बल देता था, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए उस पर बल देता था। फिर उसके बाद में आधुनिक उदारवाद है, अगर हम देखें तो वो तो था तो मूल उसी का ही। उदारवाद जो अवधारणा तो वही थी, पूंजीपति दर्शन की ही थी, उसमें उसने कुछ सुधार कर दिया परंतु मूल रूप से तो वही था। और उसके आधार पर उसने पूंजी व्यवस्था को समाप्त करने में कोई कार्य नहीं किया, या हम कहें कि वो पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने में असमर्थ रहा। उसने यथास्थितिवाद पर बल दिया कि जैसी स्थिति बनी है वैसी बनी रहे, धीरे धीरे परिवर्तन हो, ऐसी बातें की, लोगों को बरगलाया। तो ये इसका जो वर्तमान स्वरूप है लोगों को बरगलाता है कि हम परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन करें, बल्कि परिवर्तन नहीं होता है, या होता है तो बोल नाम मात्र का होता है। इसका जो सामाजिक न्याय की जो बात है वो मात्र ढकोसला है कि जितना लोगों को दिया जाना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। राज्य कह रहा है कि हम ये आरक्षण दे रखे हैं, या हम लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं, या हम लोगों को क्या देते हैं, पेंशन देते हैं, तो 500 रुपये पेंशन से गुजारा थोड़ी होता है। तो ये उसका जो सामाजिक न्याय है मात्र ढकोसला है। स्वतंत्रता की आवश्यक परिस्थितियां केवल राज्य के द्वारा ही संभव है। तो इसके आधार पर हम आलोचना कर सकते हैं। और हम देखें इसमें अंतर देखें, परंपरागत और आधुनिक उदारवाद के अंतर के भी मैंने 2 प्रश्न डाले हुए हैं। तो अंतर हम देखें तो यहाँ से हम अंतर स्टार्ट करें 3 नंबर बिंदु से, राज्य के प्रति दृष्टिकोण। तो ये राज्य परंपरागत उदारवाद राज्य को आवश्यक बुराई मानता है, जबकि ये आधुनिक उदारवाद एक सकारात्मक अच्छा ही मानता है। परंपरागत उदारवाद है हस्तक्षेप यानी हस्तक्षेप नहीं करने की बात करता है, जबकि आधुनिक उदारवाद हस्तक्षेप करने की बात करता है। परंपरागत उदारवाद असीमित या नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है कि और आधुनिक उदारवाद है वो आधुनिक उदारवाद क्या कहता है, सीमित स्वतंत्रता का समर्थन करता है, सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है। और परंपरागत उदारवाद में हम देखें ये प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते थे, जबकि आधुनिक उदारवाद है वो संवैधानिक अधिकारों का समर्थन करते हैं। आर्थिक आधार पर देखें तो मुक्त अर्थव्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया था परंपरागत उदारवाद ने, जबकि आधुनिक उदारवाद ने नियंत्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। और संपत्ति के अधिकार के रूप में देखें, संपत्ति के स्वरूप में तो असीमित संपत्ति के अर्जन को है उन्होंने मान्यता प्रदान की परंपरागत उदारवाद ने, जबकि आधुनिक उदारवाद है संपत्ति को सीमित करने का समर्थन करता है। इसके अलावा हम देखें उदारवाद में जॉन लॉक का दर्शन है, तो जॉन लॉक का दर्शन वही है जो परंपरागत उदारवाद था। तो जॉन लॉक का जन्म 1932 में इंग्लैंड में हुआ था और उसने ऐसी बातें कही जिससे उदारवाद का जन्म हुआ था, इसलिए हम जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहते हैं। और क्या क्या बातें की कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा है, विवेकशील है, ये बात परंपरागत उदारवाद में थी। राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के सिद्धांत से हुई थी,
ये भी बात थी। समझौता जनता की सहमति पर आधारित था, ये भी बात थी। सीमित सरकार का समर्थन, ये भी बात परंपरागत उदारवाद में थी। व्यक्तिवाद का समर्थन, प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन, राज्य आवश्यक बुराई है, कानूनों का आधार विवेक है, नकारात्मक स्वतंत्रता यानी असीमित स्वतंत्रता, जनता को विद्रोह करने का अधिकार देने की बात ये जॉन लॉक ने कही थी। प्राकृतिक अधिकार 3 थे, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, ये 3 जो प्राकृतिक अधिकार थे उनका समर्थन किया था। तो ये प्राकृतिक उदारवाद के संबंध में अपना ये क्विक रिव्यू हुआ। आगे हम अगले चैप्टर में समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।